कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट में कुछ ही देर में वो जारी कर सकती है पहली लिस्ट। इस लिस्ट में बीजेपी के बड़े चेहरों के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात करीब 4.5 घंटे चली। ये बैठक सुबह 3:30 पर खत्म हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। इस बैठक में करीब 18 स्टेट्स 350 से भी ज्यादा सीटों पर इसमें चर्चा हुई है और ऐसा समझा जा रहा है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि करीब 120 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज अब से कुछ देर बाद बीजेपी कर सकती है। तो ये आपको बता दें कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम आ सकता है और उसके अलावा कई और चेहरे भी इसमें सामने उनके नाम आ सकते हैं। तो 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि आज ये लिस्ट आती है या ये लिस्ट कल आती है। कल देर रात तक सीईसी की बैठक चली और इसमें कई उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है और युवाओं को तरजीह दी जाएगी, इस तरह की बातें आ रही हैं, महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। और बीजेपी की जो पहली लिस्ट है, संभावित लिस्ट है, उसमें अब आपको बता दें कि बड़े दिग्गजों के नाम होंगे। अभी 3 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं। पहली तस्वीर रात 11:15 बजे की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर है बैठक जो अंदर हो रही है, उसमें आप देख रहे हैं तमाम बड़े चेहरे, दिग्गज बीजेपी के नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। और तीसरी जो है तस्वीर, उसमें आप देख रहे हैं कि जब 4.5 घंटे की ये बैठक चली, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां से बाहर निकले, तो ये उसकी तस्वीर है। तो आप समझ सकते हैं 4 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली है और आज ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि कुछ ही देर में बीजेपी की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में क्या क्या हुआ, किस राज्य के लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति बनी, आइए जरा अब आपको एक एक राज्य की डिटेल जरा बता दें कि किस तरह से ये पूरी स्ट्रेटेजी बनी है। तो उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है। सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ सकती है बीजेपी। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत करीब 30 नामों पर लग सकती है मुहर। उसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, वेस्टर्न यूपी जो है, उसकी ज्यादातर सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। तो ये तो रही बात उत्तर प्रदेश की। अब जरा तेलंगाना की बात करें। तेलंगाना की क्या स्ट्रेटेजी। तो 3 सीटिंग जो एमपीज हैं उनको दोबारा एक बार टिकट मिल सकता है, दोबारा मौका मिल सकता है। जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार को मौका मिल सकता है टिकट, साथ साथ अरविंद धर्मपुरी को भी दोबारा मौका मिल सकता है। और पहली सूची में 4-5 उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। ये बात रही तेलंगाना की। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम हर स्टेट का आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या क्या स्ट्रेटेजी बनी। पश्चिम बंगाल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है बीजेपी के लिए, वहां की क्या स्ट्रेटेजी बनी। आधे से ज्यादा मौजूदा जो एमपीज हैं उनको टिकट मिल सकता है। जगन्नाथ सरकार, लॉकेट चटर्जी को मौका मिल सकता है। दिलीप घोष और सुकांतो मजूमदार, उनको भी पार्टी मौका दे सकती है, इनको टिकट देगी। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिल सकता है। तो ये हम सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक प्रदेश के बारे में बात बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, वहां की क्या स्ट्रेटेजी, वहां की क्या रणनीति बनी। तो सभी 29 लोकसभा सीटों पर इस बैठक में चर्चा हुई, जिसमें छिंदवाड़ा, कमलनाथ, जब ये अटकलें लग रही थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब वो नहीं आए बीजेपी में, तो अब वहां काफी इंपॉर्टेंट है छिंदवाड़ा, उसके लिए खास स्ट्रेटेजी बनाई गई है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से मौका भी मिल सकता है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ अमित हमारे सहयोगी हैं। अमित, अब कितनी उम्मीद, ऐसा लग रहा है कि आज ये लिस्ट आ जाएगी? देखिए, संभावना ये भी है कि आज की जगह ये लिस्ट कल आ सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी एक अंतिम पत्ते जब खोलती है, जब समय आता है तब, तो हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। लेकिन जो बात आप ये कह रहे थे कि लबो लबाब पूरा किस तरीके से बीजेपी इस चुनावी समर में उतरेगी, पहली जो ये सूची है, ये उस बात का एक छाया होगी, उस बात की का एक इमेज होगी। क्योंकि अब जिस तरीके के उम्मीदवारों का यहाँ पे चयन होगा, जो खुलासा होगा, ये आने वाले दिनों में अन्य उम्मीदवारों को भी इसी पैटर्न पे उनका सिलेक्शन होगा। और जो बीजेपी के जो हारी हुई सीटें हैं, उन पर सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान दिया गया है और खुद पीएम मोदी की निगरानी में एक एक नाम का आकलन कर, उसके बारे में चर्चा कर, कमेटी से रिपोर्ट लेकर तब उस नाम को फाइनल किया गया है। बिल्कुल। तो मॉर्निंग प्राइम में हम आपको बता दें, हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनको बुलाते हैं। राहुल महाजन हमारे साथ हैं। राहुल, प्रधानमंत्री एक टारगेट फिक्स कर देते हैं। इस बार उन्होंने नारा दिया है 370 का, न कम न ज्यादा। तो एक बड़ा चैलेंज है, उससे कैसे निपटना है। तो क्या इसको लेकर भी स्ट्रैटेजी बनी होगी इसमें? देखिए, बिल्कुल बनी होगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है वो ये है कि वो जो भी कहते हैं उसको लास्ट तक फॉलो करते हैं। फॉलोअप उनका बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है 370 की, उसको लेकर उन्होंने फॉलोअप भी किया होगा।
देखिए, अगर हम बीजेपी के पिछले सारे जो घटनाक्रम है उसे देखें तो बीजेपी 160 लगभग ऐसी सीटें हैं या जो तो उन्होंने या तो हारी थी या फिर उनका मार्जिन कम रहा था उन सीटों पर, उन पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें, जैसे कि आपके संवाददाता भी बोल रहे थे। अब इन सीटों में से खास तौर से जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं या जो उत्तर प्रदेश में बाकी जो है सीटें हैं जहाँ पे बीएसपी या समाजवादी पार्टी जीती थी, उन सीटों को लेकर खास तौर से मंथन हुआ होगा। लेकिन सबसे पहले लिस्ट उन सीटों की निकलेगी जहां पर देखिए क्या होता है कि जब चुनाव समिति की बैठक होती है तो हर सीट के लिए एक पैनल ऑफ नेम्स आते हैं, एक पैनल आता है नामों का कई, उसमें से जिन सीटों पर जो क्लियर कैंडिडेट होगा, विनेबल कैंडिडेट बेसिकली माना जाता है उसे, जो विनेबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, वो कैंडिडेट अगर कई ऐसी सीटें होती हैं जिस पर 2 ही नाम आए या ऐसा कुछ हो और उसमें से चुनाव आसान हो, वो सीटें सबसे पहले जो है वो घोषित की जाएंगी, जिसमें बड़े नाम जो बीजेपी के हैं जो कि उनको पता है कि वो अपनी सीटों पे जीतेंगे, उनको सबसे पहले जो है उन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। अब आप बात करेंगे साउथ की सीटों की, जैसे तमिलनाडु है, जो आंध्र प्रदेश है या फिर केरल है या तेलंगाना है, इन सीटों पे विचार होगा कि आखिर देखिए तेलंगाना खास तौर से और तमिलनाडु खास तौर से, मैं आपको उस साइड पहले ले जाता हूँ फिर इधर आ जाऊँगा। तमिलनाडु और में बीजेपी को लगता है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अन्नामलाई का जो वहाँ एन मक्कल करके जो एक कैंपेन पूरा चला था, हमारी ज़मीन हमारे लोग, इसका मतलब है ये कैंपेन है बहुत ज़्यादा जो है उस प्रभाव उसका दिखाई देता है। ख़ास तौर से जो रामनाथपुरम के आसपास की सीटें हैं या फिर कन्याकुमारी की आसपास की सीटें हैं, ये जो या फिर हम कहें कि जैसे मदुरई की जो सीट है या 1-2 और सीटें मैं बोल सकता हूँ, लगभग 7-8 सीटें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। इसी तरह से केरल में अगर हम बात करेंगे तो सुरेश गोपी और अनिल एंटनी के जरिए, सुरेश गोपी वहाँ पे एक्टर हैं जिनको जो माना जा रहा है थ्रिसूर से उनको टिकट मिलेगा, और ये भी मैं एक और आपको बोल दूं कि वहाँ पर जो अनिल एंटनी है, जो ए के एंटनी के बेटे थे, वो बीजेपी में है, तो उनके जरिए वो साधने की कोशिश की जा रही है वहाँ सीटों को। अगर बड़े नामों का जिक्र कर रहे हैं राहुल आप, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, इस बार कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, चूंकि राज्यसभा से आते हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़े चेहरों की बात हो रही है, तो इन्हें उतारा जा सकता है? बिल्कुल बात हो रही है, जैसे सीतारमण जी की बात हो रही है, तो वहाँ 2 चीज़ें हैं। वे वैसे तो तमिलनाडु से आती हैं, तो तमिलनाडु से लगी हुई एक और सीट है, वो है तिरुवनंतपुरम की। वहाँ पर माना जा रहा है कि वो भी एक सीट हो सकती है जहाँ पे निर्मला सीतारमण को टिकट दिया जाएगा। इसके साथ जो चंद्रशेखर हैं, उनको, राजीव चंद्रशेखर, उनको भी वो केरल से लड़ाने की बात है और हो सकता है उनको भी टिकट देखने को मिले। बीजेपी के अंदर ये एक राय बन रही है कि राज्यसभा से जो आए हुए सांसद हैं, क्या उनको भी टिकट देकर जो है लोकसभा के चुनाव लड़ाए जाएं। ये एक बात हो रही, क्योंकि उनका अपना नाम है, उससे बहुत प्रभाव हो सकता है। जैसे अब दिल्ली की सीटों की बात करें तो दिल्ली में माना जा रहा है कि 3 सीटें लगभग ऐसी हैं जिसमें आप चांदनी चौक की सीट मान लीजिए, आप उसमें गौतम गंभीर की जो ईस्ट दिल्ली की सीट है और हंसराज हंस ये जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट है, इसमें माना जा रहा है कि यहाँ पर कैंडिडेट चेंज होंगे। खास तो ये जो चेंज होगा इसका क्या कारण है? परफॉर्मेंस? इसमें बेसिकली देखिए विनेबिलिटी देखी जाती है और जो कैंडिडेट होता है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाती है, दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं। फिर जो फीडबैक का सिस्टम है बीजेपी का, बहुत ही निचले स्तर से जो है फीडबैक लिया जाता है, वो वहां पर उनके अपने लोगों राहुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वो है छिंदवाड़ा, क्योंकि कमलनाथ बीजेपी में आएंगे, इस तरह की अटकलें थी लेकिन वो अटकलें ही रह गई, तो वो उस पर भी खास फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, एक ही सीट ऐसी है मध्य प्रदेश में जो कि बीजेपी नहीं जीत पाई थी, वो है छिंदवाड़ा की सीट। छिंदवाड़ा की सीट हमेशा बीजेपी के लिए मुश्किल रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी की लहर भी चलती रही तब भी छिंदवाड़ा की सीट जो है वो कांग्रेस जीतती रही कमलनाथ और उनके परिवार के कारण। तो मुझे लगता है कि इस सीट पे खास तौर से कंसंट्रेशन किया जाएगा। यही कारण थी जब बातचीत शुरू हो गई थी कि कमलनाथ हो सकता है बीजेपी में आ जाएं, लेकिन बीजेपी में अंदर विरोध हुआ था इसलिए वो आ नहीं पाए थे, तो ये भी बात हो रही है वहाँ।